प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पूर्व की घटनाओं पर विचार करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था पंजाब के सिख राज्य के बारे में, जहां महाराजा रणजीत सिंह का नाम हमारे सामने आता है, जिन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर एक सशक्त पंजाब का राज्य स्थापित किया। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद की स्थितियां ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रणजीत सिंह ने जिस प्रकार का राज्य स्थापित किया था, उस राज्य के लिए उनके मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी में भी ऐसी ही योग्यता होना जरूरी था जैसे महाराजा रणजीत सिंह के अंतर्गत थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो उस योग्यता को प्रमाणित कर पाए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यह जो सिख राज्य था, यह षड्यंत्रों के दलदल में चला गया। और आने वाले समय में, चूंकि जब तक रणजीत सिंह जीवित थे तब तक अंग्रेजों और उनके बीच के जो अमृतसर की संधि हुई थी, उस संधि का उन्होंने निरंतर पालन करते रहे। लेकिन उसके बाद की बदलती हुई परिस्थितियों में हम देखते हैं कि पंजाब में अराजकता का माहौल आ जाता है, अंग्रेज उसका फायदा उठाते हैं और अंततः परिणाम होता है अंग्रेजों और सिखों के मध्य युद्ध के रूप में। हम थोड़ा सा इसकी परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके 7 पुत्र थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके 7 पुत्रों में से जो ज्येष्ठ पुत्र था खड़क सिंह, वह गद्दी पर बैठा, जो बिल्कुल ही विलासी और अयोग्य किस्म का व्यक्ति था। उसके भाई शेर सिंह ने भी गद्दी पर दावा किया, लेकिन खड़क सिंह जो है वह गद्दी पर बैठने में सफल रहा। गद्दी पर भले ही बैठ गया, लेकिन उसने शासन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसने शासन में कभी रुचि नहीं ली। लेकिन खड़क सिंह का जो योग्य पुत्र था नौनिहाल सिंह, उसने शीघ्र ही संपूर्ण शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। वह सिख राज्य में डोगरा सरदारों के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि डोगरा जो है वह शेर सिंह का सपोर्ट करते हैं। बदकिस्मती से क्या हुआ, 1840 में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई। समय अगर हम बात करें नवंबर 1840 में, और उसके दाह संस्कार, अंतिम संस्कार से लौटते हुए एक दुर्घटना में उसका पुत्र नौनिहाल सिंह भी घायल हो गया और उसी रात को नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। यानी आप देखिए, पिता और पुत्र दोनों एक ही दिन मारे गए। अब पिता पुत्र के मरने के बाद जो पंजाब के राज दरबार में 2 गुट थे, एक डोगरा सरदारों का और एक सिंगनवालिया सरदारों का। डोगरा सरदारों ने शेर सिंह का सपोर्ट किया, दूसरी तरफ सिंगनवालिया सरदारों ने चांद कौर को गर्भवती बताते हुए जब तक उसका पुत्र नहीं हो तो उसकी संरक्षिका के रूप में उसको गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया। यानी एक तरफ शेर सिंह का पक्ष डोगरा सरदार ले रहे थे और चांद कौर का पक्ष सिंगनवालिया सरदार ले रहे थे। लेकिन इधर शेर सिंह जो था वह अंग्रेजों से साठगांठ कर रहा था, अंग्रेजों का सहयोग लेने के प्रयास में था। अंग्रेजों को मौका मिल गया, उन्होंने शेर सिंह को समर्थन दिया, तो उनके समर्थन से और शेर सिंह ने क्या किया, अपनी सेना को धन का लालच देकर उसके एक भाग को अपनी तरफ मिला लिया। एक गलत परंपरा की शुरुआत शेर सिंह ने की, जिसमें सेना को लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश उसके द्वारा की गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेर सिंह जो है वह डोगरा सरदारों के सहयोग से गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन शेर सिंह भी बिल्कुल अयोग्य शासक था। जो राज्य की स्थिति बिगड़ रही थी उसको वह बिल्कुल संभालने में सक्षम नहीं था। और अंग्रेज जो थे वह चाह रहे थे कि सिख राज्य दिन और कमजोर हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, इन पर दबाव डालकर सिंगनवालिया सरदारों को पंजाब के राज्य में
शामिल करने के लिए इन पर दबाव डाला। परिणाम क्या हुआ? दरबार में डोगरा सरदारों का गुट भी आ गया, सिंगनवालिया सरदारों का गुट भी आ गया, और क्या हुआ? दोनों ही आपस में संघर्ष करने लग गए, दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गए। 1842 में इन डोगरा सरदारों ने क्या किया? चांद बीबी की हत्या कर दी, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप सितंबर 1843 में सिंगनवालिया सरदारों ने शेर सिंह और उसके पुत्र प्रताप सिंह की हत्या कर दी। यानी एक तरह से हम देखते हैं हत्याओं का सिलसिला प्रारंभ हो गया। पंजाब के दरबार में, राज्य में हत्याओं का सिलसिला प्रारंभ हो गया। फिर क्या हुआ? डोगरा सरदार ज्ञान सिंह का पुत्र था हीरा सिंह। उस हीरा सिंह ने रणजीत सिंह के 9 वर्षीय पुत्र दलीप सिंह को नया शासक बना दिया, और उसकी जो मां थी रणजीत सिंह की विधवा रानी जिंदन को दलीप सिंह की संरक्षिका नियुक्त किया गया। कुछ समय तक तो रानी जिंदन और हीरा सिंह के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण रहे, अच्छे रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद इनके संबंध बिगड़ने लग गए, क्योंकि रानी जिंदन जो थी वह लाल सिंह के प्रभाव में आ गई, और इस वजह से उसने क्या किया? रानी जिंदन ने हीरा सिंह की हत्या करवा दी, हीरा सिंह को मरवा दिया। अब शासन की सारी बागडोर जो थी वह रानी जिंदन के भाई, जिसका नाम था वजीर जवाहर सिंह, और उसका खास समर्थक लाल सिंह, उनके हाथों में आ गई। और इस प्रकार एक तरह से हम देखते हैं कि यह गुटबाजी चलती रही। जवाहर सिंह जो जिंदन का भाई था, और लाल सिंह, ये दोनों इन परिस्थितियों को, जिन्होंने अब शासन की सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली, लेकिन वह भी इन परिस्थितियों को संभालने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो सिख राज्य की शक्ति थी, जो समृद्धि थी, जो रणजीत सिंह ने स्थापित की थी, वह समृद्धि अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, और अंग्रेज जो है वह अब पंजाब को हड़पने की तैयारी में थे। धीरे धीरे वह इस कोशिश में थे कि पंजाब के राज्य को हड़प लिया जाए। हम बात करते हैं अंग्रेजों की नीति की। अंग्रेजों की पॉलिसी क्या रही? रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आ गया, क्योंकि जब तक रणजीत सिंह जीवित था तब तक तो अंग्रेज जो थे वह उसके साथ की गई अमृतसर की संधि से बंधे हुए थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ही उनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर था लॉर्ड ऑकलैंड, वह तो 1840 में ही अंग्रेज जो पंजाब से या सिखों को से लड़कर पंजाब को अपने राज्य में मिलाने के लिए चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि अभी तक सिखों ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से अंग्रेजों को सिखों के साथ लड़ाई करने का मौका मिल सके। 1842 में लॉर्ड एडनबरो जो है वह गवर्नर जनरल बनकर आया। एडनबरो के आने के बाद अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आ गया। अब हुआ क्या उस समय? एक तो अंग्रेजों ने अफगानों के साथ युद्ध लड़ा था। उस प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, और पंजाब में भी अराजकता फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में जो भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, बॉर्डर जो एरिया था, वह काफी असुरक्षित था। इसलिए जो ब्रिटेन से एक वहाँ के जो ड्यूक थे, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने लॉर्ड एडनबरो को सुझाव दिया कि इस सीमा को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत प्रयास किया जाए, और सतलज नदी का जो सबसे कमजोर एरिया है, उस कमजोर एरिया में तुरंत सेना को एकत्रित किया जाए और वहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया जाए। जिसके लिए एडनबरो ने क्या किया? तुरंत फिरोजपुर और लुधियाना की सुरक्षा के लिए सरहिंद पर 15,000 सैनिकों को तैनात करने के आदेश जारी कर दिए। और
दूसरी तरफ एडनबरो यह देखता रहा कि सिख सेना में कैसे असंतोष फैले, कैसे स्थिति और ज़्यादा बिगड़े, ताकि उनको मौका मिल सके कि पंजाब पे हस्तक्षेप किया जाए। यानी एक तरफ वो पंजाब की स्थिति को बिगाड़ने में रहे और दूसरी तरफ एक नीति को तैयार करने में रहे कि कैसे आगे चलकर अंग्रेजों को अपनी गतिविधियों को अंजाम देना है। अब धीरे धीरे अंग्रेज समझ गए थे कि सिखों से युद्ध निश्चित है, आगे भविष्य में युद्ध होना है, लेकिन वह ब्रिटिश जो थे वह पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के पक्ष में थे। इसलिए धीरे धीरे वह अपनी सेना में वृद्धि करते रहे। 1845 ईस्वी तक सतलज नदी के क्षेत्र तक लगभग 40,000 से अधिक अंग्रेजों की सेना और 94 तोपें तैनात की जा चुकी थी। अब अंग्रेजों को सिर्फ एक बहाने की आवश्यकता थी कि कुछ भी करके एक बहाना मिले जिससे अंग्रेजी राज्य पर जो पंजाब का राज्य है उसको हड़पने की तैयारी की जा सके। अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने सतलज के पूर्वी तट के उन प्रदेशों पर जो लाहौर की सरकार के अधीन थे उन पर अधिकार कर लिया, तो सिख सेना में उत्तेजना फैल गई। अच्छा, सिखों की सेना में जो सेनापति और ये लोग थे, जैसे लाल सिंह था, तेज सिंह था, वो नेता जो कहने के लिए सिख सरदार थे लेकिन अंग्रेजों से गुप्त रूप से मिले थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के कहने पर सेना को भड़काने का काम किया ताकि माहौल और उत्तेजनापूर्ण बने। सिख सेना के तोपखाने का जो संचालक था गार्डनर, वह भी गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिला था, वह भी सेना को भड़काने लग गया। अर्थात एक तरह से हम देखते हैं कि स्थितियां पूरी तरह से ऐसी बन गई थी कि युद्ध अब अवंशभावी हो चुका था। फरवरी 1845 में जब सिंधु नदी के द्वारा सैनिक नावों का एक शक्तिशाली बेड़ा जब फिरोजपुर पहुंच गया तो सिख सेना का संयम समाप्त हो गया, लड़ाई प्रारंभ हो गई। तो छात्रों, ये पूरी परिस्थितियां जो जिक्र मैंने यहाँ पर किया एक तरह से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पूर्व की परिस्थितियां थी। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी और अंततः उसका परिणाम क्या हुआ। धन्यवाद।